अब अगली जो डिजीज आती है, इस डिजीज का नाम है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो जरा आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार। सो नाउ द डिजीज इज ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशन क्या है? जो भी हम काम करते हैं ये हमारा ऑक्यूपेशन है। अगर हमारे ऑक्यूपेशन की वजह से कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है तो ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को अपन नाम क्या देंगे बेटा? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहेंगे। अब ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है? तो ऐसे लोग जो कि मान लेते हैं कि माइंस में काम करते हो, जो कहां काम करते हो? माइंस में। या मैं मान लेता हूं कि एक सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, या हम एक ऐसे ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि किसी एक जंक्शन पे खड़ा रहता है, पूरे दिन उसकी ड्यूटी वहीं पे ट्रैफिक मैनेज करता है। तो उस पर्सन को अगर हम ले लें तो हम यहां पे ट्रैफिक पुलिस वाले को भी ले सकते हैं। इन सारे लोगों के केस में अगर आप देखें तो एक बात आपको कॉमन नजर आएगी, और वो कॉमन बात यह है कि ऑल ऑफ देम आर एक्सपोज टू डस्ट पार्टिकल्स। ये सारे किसके लिए एक्सपोज है बेटा? डस्ट पार्टिकल्स के लिए एक्सपोज होते हैं। अब आप कहेंगे कि डस्ट पार्टिकल्स के लिए एक्सपोज तो हम भी होते हैं, पर हम पूरे दिन में मान लेते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट हम डस्ट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद अगर मान लो मैं 10 मिनट भी कांटेक्ट में रहा तो मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को 23 घंटे और 50 मिनट मिल रहे हैं उन सारी चीजों को रिवर्ट करने के लिए। और यहां पर ये जो लोग हैं ये 10-10, 12-12 घंटे लगातार उस कंडीशन में है। तो इधर क्या हुआ कि वो जो डस्ट पार्टिकल वगैरह थे उनका इंटेक काफी ज्यादा हुआ, और जो हमारा इम्यून सिस्टम था या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सिलिया थे ये इन्हें क्लियर आउट भी नहीं कर पाए। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि डस्ट पार्टिकल्स यहां डिपॉजिट होने लगे। जब ये डस्ट पार्टिकल्स यहां डिपॉजिट होने लगेंगे तो ये डिपॉजिट होने की वजह से अब यहां डस्ट पार्टिकल में क्या होगा? स्टोन के पीसेस वगैरह भी मौजूद होंगे, बहुत फाइन पीसेस। सो दे विल कॉज फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स। तो ये बच्चों क्या कराएंगे? फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स करा देते हैं। अब देखिए फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स का मतलब क्या है? तो हमने अभी जो बात की उसके अंदर हमने कहा था बेटा कि ये अपना एल्वियोलर सैक है, और एल्वियोलर सैक के बाहर की तरफ हमने कहा था कि हमारा जो एल्वियोलर सैक है उसके जस्ट बाहर की तरफ येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है, और इस येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के ठीक बाहर की तरफ आपका यहां पर क्या मौजूद था? तो हमने कहा था कि ब्लड कैपिलरीज यहां पाई जाएगी। सो नाउ दिस इज ब्लड कैपिलरी। अभी आप देखें तो जो भी रेस्पिरेटरी गैस है, रेस्पिरेटरी गैस को यहां से यहां तक जाना है ना, और इन टर्न जिस गैस को अगर बाहर आना है तो उसको यहां से यहां तक बाहर आना है। यानी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पार करनी है, रेस्पिरेटरी गैस को ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को पार करना है। अब इस पर्सन में हो क्या रहा है? फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है? तो फाइब्रोसिस मींस प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रोसिस का मतलब क्या हुआ? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो यहां पर जो फाइब्रस टिश्यू है इसके अंदर प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन का मतलब है फाइब्रस टिश्यू अब डिवाइड करेगा, इसका नंबर बढ़ेगा। जब ये डिवाइड करेगा या इसका नंबर बढ़ेगा तो अब आप देखिए होगा ये कि आपका जो एल्वियोलर सैक था ये हो गया। इधर हमने कहा कि जो फाइब्रस टिश्यू है उसने प्रोलिफरेट किया, तो अब मान लेते हैं फाइब्रस टिश्यू ये हो गया। भाई इसका साइज बढ़ा ना। जब अगर फाइब्रस टिश्यू का साइज ये होगा तो इसकी वजह से अब जो कैपिलरी है वो कैपिलरी अब यहां पे आ गई। अब आप देखिए पहले के कंपैरिजन में अब जो रेस्पिरेटरी गैस है उसको यहां से यहां जाने के लिए अब उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो यहां पर हो क्या रहा है कि थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, बताओ बेटा, घटी या बढ़ गई? तो हमने कहा कि यहां पर थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ये क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाती है। और अगर थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बढ़ा है तो इसके बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? कम हो जाना है।
तो अभी तक हमने देखा कि अस्थमा में रेस्पिरेटरी पैसेज नैरो हुआ, एम्फाइसीमा में क्या हुआ कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थी वो डिस्ट्रॉय हुई, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया था वो कम हुआ। और हमने देखा कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर क्या हुआ कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन यहां पर बढ़ा। यहां थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन बढ़ने पर या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का एरिया कम होने पर दोनों ही कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम। तो हमने कहा कि इन दोनों कंडीशंस में रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है। वहीं पर अस्थमा में अगर आप देखें तो जो प्रॉब्लम है वो वेंटिलेशन मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, गैसियस डिफ्यूजन इफेक्ट नहीं हुआ है, वहां गैसेस के डिफ्यूजन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो बच्चों ये 3 डिसऑर्डर्स हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिए थे। यहां पर इन तीनों डिसऑर्डर्स के बारे में हमने समझा कि भाई ये 3 डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं और इन तीनों डिसऑर्डर्स के अंदर होता क्या है। तो आज के लिए इस क्लास में हम इतना रखेंगे। फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में आगे बात करेंगे हम।